प्रणाम। हम लोग, मैं प्रोफेसर अग्रवाल उग्रसेनपुरी कालकाजी से बात कर रहा हूँ और हम लोगों ने वो तामसिक एंटीडोट पे कुछ काम शुरू किया है एशोमॉल की तरफ से। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रकृति और प्रवृत्ति पर। ये दो शब्द हैं, प्रकृति और प्रवृत्ति। शब्द तो दो हैं, हिंदी में तो दो शब्द हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको पता नहीं मेरे को। तो इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे हम दो शब्द तो हमें जो मेंटल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं या स्पिरिचुअल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं या एनर्जी लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें समझ में नहीं आएंगी जब तक हम इन दो शब्दों को नहीं समझ लेंगे, प्रवृत्ति और प्रकृति। प्रवृत्ति को शायद टेंडेंसी कह सकते हैं अंग्रेजी में, और प्रकृति को नेचर कह सकते हैं। तो नेचर एंड टेंडेंसी, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। और इन दोनों को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन दोनों के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। इंसान की प्रवृत्ति, हर इंसान की अपनी एक प्रवृत्ति होती है और उसकी एक डिग्री होती है। तो कहते हैं ना कि एक ही दिन पे, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम लोग या एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे देख लेते हो? पामिस्ट्री की बात करते हैं तो चलो आपने हाथ देखा, उसका पर्टिकुलर आदमी का हाथ देखा तो आपको पता लग गया। फेस रीडिंग वाले फेस रीडिंग, जो फेस देखेंगे तो रीडिंग करेंगे, बट एस्ट्रोलॉजी वाला बिना फेस देखे, बिना कुछ करे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से आपके बारे में बता देता है। और एस्ट्रोलॉजी वाला खाली डेट ऑफ बर्थ देखता है तो आपके बारे में बता देता है। तो ये कैसे होता है? ये कैसे संभव है? एक ही डेट ऑफ बर्थ पे तो पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे। भाई अगर आप देखें तो 30 दिन होते हैं महीने में, और 30 दिन होने के 30 दिन महीने में होने के वजह से अगर आप 800 1000 करोड़ 900 करोड़ की आप जनता लगा लो, मान लो पब्लिक पूरे वर्ल्ड में 900 करोड़ गिनती है उनकी, मान लेते हैं, होगी 800-900 के बीच में ही होगी, कुछ हज़ार होगी, तो हम 900 का एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं। थोड़ा गणित समझाना आसान हो जाएगा। कैलकुलेशन, हमें कौन सा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, उसके लिए तो सुपर कंप्यूटर्स हैं ही अवेलेबल, उनको यूज़ कर लेंगे जब जरूरत होगी। तो हमने ये समझने के लिए कि 30 दिन में 900 करोड़ को डिवाइड कर दो, एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, तो 30 दिन को 900 करोड़ में डिवाइड कर दोगे तो 3 करोड़ ना, कितने 30 करोड़ लोग आ जाएंगे एक दिन में, 30 करोड़। और जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो चलो घंटे और मिनट और सेकंड देखते हैं, तो उसके हिसाब से 24 से और डिवाइड कर लो तो तकरीबन 1 करोड़ पर सेकंड पर मिनट तो आ ही जाएंगे, पर आवर, सॉरी 1 करोड़ पर आवर आ जाएंगे। 1.25 करोड़ लगा लो, 24 है और 30 है तो 1.25 करोड़ पर आवर आ जाएंगे। अब 60 से इसको फिर से डिवाइड कर लो, तो किसी भी हालत में पर सेकंड भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मली पर मिनट का होता है, पर सेकंड भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप? कम से कम 1000, 2000, 5000 तो आ ही जाएंगे पर सेकंड बच्चे। हम करोड़ों की बात कर रहे हैं और उसको डिवाइड कर रहे हैं सैकड़ों से, तो लाख में आ जाएंगे बल्कि। तो वो कैसे पता लगा लेते हैं? तो ये बड़ी एक कमाल की साइंस है, कमाल की सिस्टम है, जिसमें एक में तो हम पर आवर बच्चे, 1.25 करोड़ बच्चों के हिसाब से हिसाब लगा लेते हैं इंडिविजुअल का, और एक में हम पूरे दिन की डेट, एक डेट देख करके खाली डेट से, और कितने करोड़ आए थे? 30 करोड़ आए थे एक दिन में। 30 करोड़ लोगों का हिसाब लग जाता है इंडिविजुअल का, वो भी ये नहीं कि सबका, इंडिविजुअल का। तो ये क्या कमाल है? बताइए, ये कमाल के सिस्टम अवेलेबल हैं और इनका यूटिलिटी चेक करके देखो, यूज करा गया है, इतना बढ़िया रिजल्ट आते हैं। 1 मिनट में रिजल्ट आता है। एस्ट्रोलॉजी तो 1 मिनट में बता देती है, एस्ट्रोलॉजी 5 मिनट में बता देती है। तो फिर इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों समझ में क्यों नहीं आ रहा?
तो उसका मूल कारण है कि हम दो शब्द जो हैं प्रकृति और प्रवृत्ति, इनको समझना पड़ेगा। हम अगर अपने शरीर को भी समझना चाहते हैं तो जीवित और मृत शरीर में फर्क करना सीखना पड़ेगा। आपको पता है जीवित शरीर में प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों होती हैं, लेकिन मृत शरीर में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रकृति होती है। क्या समझे कि प्रवृत्ति और प्रकृति अगर आप नहीं समझोगे तो आप फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी समझ ही नहीं सकते, तो स्पिरिचुअल बॉडी का तो समझ आने का सवाल ही नहीं उठता। तो पहले हम शुरू करते हैं इन दो शब्दों को समझने के लिए कि प्रकृति क्या है और प्रवृत्ति क्या है। हाँ, तो हमारे साथ गर्ग साहब बैठे हैं, कुछ इनके सवाल थे, क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका आंसर में आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सवाल जवाब से, क्वेश्चन आंसर से जल्दी चीज़ें समझ में आती हैं। जी प्रणाम। प्रणाम। ये त्रिगुण प्रवृत्ति क्या होती है और तीन गुण कौन कौन से होते हैं? तो ये अब प्रवृत्ति की बात करें। देखिए अभी मैंने थोड़ा सा जो एक्सप्लेन किया तो उससे सवाल ये निकल के आया कि प्रवृत्ति क्या होती है और प्रवृत्ति के तीन गुण। अब इनको ये बात पता होगी कि प्रवृत्ति के तीन गुण होते हैं, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण होते हैं, ये बात सबको पता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन दोष देखते हैं, तो तीन गुण होते हैं प्रकृति के, ये बात सबको पता है। तो प्रवृत्ति के भी तीन गुण होने चाहिए। तो प्रवृत्ति के तीन गुण होते हैं, त्रिगुणा प्रवृत्ति कहा जाता है इसको। त्रिगुण कौन कौन से तीन गुण होते हैं? अब समझने वाली बात यहाँ है कि तीन गुण प्रवृत्ति के कौन कौन से होते हैं। तो प्रवृत्ति के तीन गुण होते हैं रज, सत्य और तम। एक्चुअली इसकी सीक्वेंस अदरवाइज है, पहले सत्य, फिर रज और फिर तम। तीन गुण ये वाले होते हैं प्रकृति के, प्रवृत्ति के। ये प्रवृत्ति के तीन गुण है, प्रकृति के नहीं। रज, सत्य और तम। हाँ जी। त्रिगुण प्रवृत्ति के क्या गुण क्या होती है? प्रकृति के। प्रकृति। तो अब त्रिगुण प्रकृति होती है, ये बात तो सबको पता ही है कि आयुर्वेद के किसी भी वैद्य से जाके पूछो, तीन गुण जो होते हैं वो होते हैं क्या क्या? वात, पित्त और कफ। ये तीन दोष बताए गए हैं। तो प्रकृति के दोष होते हैं और प्रवृत्ति के गुण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, गुण और दोष। तो अगर आपको गुण समझने हैं तो प्रवृत्ति की बात करेंगे, अगर आपको दोष समझने हैं तो प्रकृति की बात करेंगे। अब यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है वो ये है कि प्रकृति जो होती है वो शरीर की होती है। प्रकृति आपके शरीर की होती है, फिजिकल बॉडी की, और प्रवृत्ति जो होती है वो आपके मानसिक शरीर की होती है, मेंटल बॉडी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्क समझना कि मेंटल, वो कहते हैं कि रोगों की शुरुआत मन से होती है, ऐसा कहा गया है। अभी पहले तो मानते ही नहीं थे मन नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, पहले तो ये मानते ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे एलोपैथी तो शरीर के अलावा और किसी चीज को मानती नहीं है, पर अब उन्होंने मानना शुरू किया है। टीवी पे वो बहुत सारे, अब तो खैर सबको ही पता है ये बात, पर 10 साल 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक धर्म टीवी चैनल हुआ करता था, उसके ऊपर एक वीडियो थी और उसमें शुरुआत ही ऐसी की थी महाभारत के रेफरेंस लेकर के कि रोगों की शुरुआत मन से होती है, शरीर से नहीं होती है। मन के रोग होते हैं तो वो शरीर पर रिफ्लेक्ट करते हैं, शुरुआत मन से हो जाती है और फिर उसको वो करते हैं, ठीक करते हैं, शरीर पर दिखने लगते हैं तो उसका इलाज करते हैं। तो जब मन से शरीर पर पहुंचे उसके बीच का सिस्टम जो है वो कहाँ गया, और मन में रोगों की शुरुआत हो कैसे सकती है? तो गुणों में जब नुकसान होने लगता है, गुण जब अवगुण होने लगते हैं या गुणों को अवगुण के रास्ते पर यूज करना शुरू करते हो, सद्गुणों की बजाय सद्गुण पर यूज करोगे तो निरोगी, और अवगुणों पे यूज करोगे तो रोगी। और तीन गुण है, सत्य, रज और तम।
यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात एक और है वो ये है कि मन से रोगों की शुरुआत होती है नहीं, रोगों की एक्चुअली शुरुआत होती है प्रवृत्ति के उपयोग से। रोगों की शुरुआत होती है प्रकृति के उपयोग, प्रवृत्ति के उपयोग से, और वो फाइनली प्रकृति पर रिफ्लेक्ट होता है, जिसको के नब्ज ज्ञान के आधार पर वात पित्त कफ दोषों में आयुर्वेद के वैद्य जो है पढ़ा करते थे। यूनानी भी शायद नाड़ी देखते हैं, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, पर आयुर्वेद के डेफिनेटली देखते हैं, और यूनानी आयुर्वेद की एक ब्रांच होगी तो उसमें भी देखते होंगे जरूर, मैं कह नहीं सकता। एलोपैथी वाले नब्स को काउंट करते हैं, और नब्स को समझना होता है तो फिर ईसीजी देखते हैं। तो ये प्रकृति की बात तो हो गई। प्रकृति में तो हम फिर भी देख लेते, तीन गुण बताए हैं प्रकृति के, वात पित्त कफ। तो ईसीजी में 3 ही वो देखे जाते हैं पैरामीटर, 3 लूप आते हैं। तो वो तीनों लूप एक्चुअली इन्हीं 3 दोषों की वजह से डेवलप हुए हैं। उनकी स्टडी करने का तरीका तो बहुत आसान है, रडार टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, उसी सेम टेक्नोलॉजी को यूज करके ईसीजी मॉनिटर बना दिया गया। तो ये एक प्रवृत्ति और प्रकृति, और प्रकृति को पकड़ना तो हमें आ गया, पर प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए कोई सिस्टम नहीं है अवेलेबल, ना एस्ट्रोलॉजी में है, ना आयुर्वेद में है, ना होम्योपैथी में है, ना एलोपैथी में है, ना और किसी ज्ञान विज्ञान में है। पर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 5 सीट नेचुरोपैथी जिसको कहा गया है, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऐशो ज्ञान है। ये एक्चुअली ऐशो ज्ञान में ये चीजें अवेलेबल हैं जो अन्यानी सभ्यता से आया था। तो वो ज्ञान जो है बताता है प्रवृत्ति के बारे में, प्रकृति के बारे में, और दोषों को नहीं गिनता है। वो दोष को नहीं गिनता है, वो गिनता है गुणों को। हर समय हर चीज के गुणों को गिनता है और गुणों से ही चलता है। वो गुणों में अवगुण की तरफ चल देते हो तो दोष आ जाते हैं, और सद्गुण की तरफ चलते हो तो दोष निकल जाते हैं। तो अगर बाई चांस आप अवगुण की दोष आ गए आप में और अवगुण की तरफ से चल रहे हो, तो किस गुण का आपने अवगुण यूज किया, मतलब किस गुण को अवगुण दिशा में यूज किया वो समझ लो, और फिर उसको सद्गुण की दिशा में यूज करना शुरू कर दो, तो वो दोष ठीक हो जाएगा अपने आप ही। मतलब दोषों की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐशो ज्ञान के ऊपर चलते हैं तो आपको दोषों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2 दिशाएं हो गई, एक अवगुण की दिशा और एक सद्गुण की दिशा, और एक गुण की न्यूट्रल जिसको कह देते हैं। और इसी ऐशो ज्ञान की वजह से हमें समझ में आया कि जेंडर जो है 2 तरह के होते हैं। 2 फिजिकल बॉडी का जेंडर, हर इंसान के 2 जेंडर होते हैं, बल्कि 3 जेंडर, एक्चुअली देखा जाए तो 5 हो गए। 5 जेंडर होते हैं हर इंसान के। एक फिजिकल जेंडर 2 होते हैं, फिजिकल जेंडर 2 टाइप के होते हैं, मेल फीमेल। और मेंटल जेंडर 3 तरह के होते हैं। अब अभी तक हम उनको भी मेल फीमेल और न्यूट्रल में गिन लेते थे, पर मेरे ख्याल से यहां पर भी एक गलती है। वो 3 जेंडर के नाम हमें अलग देने पड़ेंगे। वो शायद कुछ बात चल रही थी, उस पर चर्चा चल रही थी, डिस्कशन चल रहे थे, तो हो रही थी कुछ बात कि इनके नाम अलग दे तो लोगों को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। एक ऑलरेडी पुस्तक लिखी हुई है, किताब लिखी हुई है जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के ऊपर, तो उस किताब को पढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर हम 3 नाम यही दे दें, मेल फीमेल एंड न्यूट्रल, तो क्लियर और क्लैरिटी समझ आने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलो ऐसे ही रखते हैं। फिजिकल बॉडी के 2 जेंडर होते हैं, मेल एंड फीमेल, और फिजिकल बॉडी के मेंटल बॉडी के 3 जेंडर होते हैं, मेल फीमेल एंड न्यूट्रल। तो अब हम क्या करेंगे कि मेल जेंडर, फिजिकल मेल जेंडर को हम कहेंगे फिजिकल मेल जेंडर 3C, फीमेल जेंडर को 3C जेंडर कहा जाएगा। फीमेल जेंडर को, फिजिकल फीमेल जेंडर को 3C जेंडर कहा जाएगा, और
फिजिकल मेल जेंडर को हम लोग कहेंगे क्या रहता है वो रहता है, उसको हम कह सकते हैं, विष्णु नहीं कह सकते, ब्रह्मा नहीं कह सकते, शंकर भी नहीं कह सकते, शंभु। शंभु जेंडर, मेल जेंडर को हम शंभु मेल जेंडर कहेंगे। और स्त्री को 3C फीमेल जेंडर, जो फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, और जो मेंटल उसकी बात कर रहे हैं हम, वो मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, यही 3 रहेंगे। तो 5 जेंडर हो गए। हर इंसान के 5 जेंडर होते हैं। ये हमें तभी समझ में आया जब हमें प्रकृति और प्रवृत्ति के ऊपर बात करनी शुरू की। और अगर आपका 3C जेंडर है, 3C फीमेल जेंडर है फिजिकल, और मेंटल जेंडर है मान लो मेल, तो आपके अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो आपको बाहर की चीजें समझ कैसे आएंगी? जब आपके अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है तो पहले आप अपने अंदर के कॉन्ट्राडिक्शन को तो ठीक करो। उसके लिए ही दिया गया है ऐशो ज्ञान। और फेम मैनेजमेंट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, कोर्स बनाया गया है, जिसमें इन जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को समझने के लिए और उनको मैनेज करने के लिए, क्योंकि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन बदल नहीं सकती है, उसकी एक डिग्री होती है, उस डिग्री को कम किया जा सकता है, बदलेगा नहीं, 0 नहीं किया जा सकता, पर 1 किया जा सकता है, और 180 तक होता है। 0 to 90 डिग्री इज द मैक्सिमम। 90 डिग्री का जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो फीमेल, 3C फीमेल फिजिकल जेंडर है, और मेल जेंडर है उसका मेंटल जेंडर। और अगर 90 डिग्री का है तो उस फीमेल को कुछ भी समझाना मेल के लिए पॉसिबल नहीं है। उसको कोई फीमेल ही समझा सकती है, मेल नहीं समझा सकता उसको, कुछ भी नहीं समझा सकता। जैसे जैसे ये डिग्री कम होती जाएगी वैसे वैसे ही आप मेल फीमेल को समझाने की पोजीशन में, मतलब वो फीमेल मेल को समझने की पोजीशन में आ सकती है, प्रोवाइडेड, यहां पर भी एक कंडीशन है कि मेल जिसका जो शंभु मेल है और फिजिकल मेल शंभु मेल है, और मेंटल जेंडर जो है उसका वो क्या है, वो फीमेल का है या न्यूट्रल है, तो वो समझाने की पोजीशन में आ सकता है। अगर वो मेल शंभु मेल है उसका फिजिकल जेंडर और मेल ही मेंटल जेंडर है, तो वो फीमेल को समझाने में बहुत मुश्किल है, उसको वो फीमेल को नहीं समझा, क्योंकि वही डिग्री वो 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री का जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको समझाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट बाय दी अदर जेंडर। तो ये जो फैमिलीज में जो डिस्टर्बेंसेस आ रही है ना, वो उसका कारण ये नहीं है कि वो नहीं चाहते कि मेरे को साथ रहना है, या कोई फिजिकल कैश मनी का प्रॉब्लम है, या सास बहू का प्रॉब्लम है, या दामाद और ससुर और साले साली का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। ये प्रिसाइजली प्रॉब्लम है अपने अंदर के जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की। और जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ही आपकी प्रवृत्ति और प्रकृति में जो अवगुण और सद्गुण की तरफ जाने की जो टेंडेंसी वो है, वो उसमें फर्क पड़ता जाता है। डिग्री जैसे जैसे कम होती जाएगी आप अवगुण से सद्गुण की तरफ चलते चले जाओगे। तो ये आज का टॉपिक यही था कि प्रवृत्ति और प्रकृति को थोड़ा सा समझा जाए, जिसके बारे में गर्ग साहब ने कुछ सवाल पूछे थे, उनका जवाब दिया मैंने, और थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करके समझाया, क्योंकि नया टॉपिक है तो थोड़ा समझ में आए, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसको ज़्यादा इलेबोरेट करना पड़ा। तो बाकी का हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। क्या है सनातनता?
क्या है निश्चलता, स्वार्थ की क्या है परिभाषा, हम इंद्रियों पर कैसे पाएंगे काबू, ज्ञान इंद्रियों का क्या है गूढ़ रहस्य, आत्मा का परमात्मा से कैसे होता है योग, क्या है शारीरिक और आत्मिक समस्याओं का समाधान, पंचारखा से मिल जाती है मानसिक व्याधियों से मुक्ति। Learn to invest Ashonidhi to get tension-free, luxurious digital living.